हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। हिंदी में हमने लास्ट ईयर में 16 चैप्टर शुरू किया था आर्यभट्ट। और बच्चों हमने 1.5 पेजेस जैसे देखे थे, तो पहले रिवीजन कर लेते, बाद में आगे बढ़ते हैं कि भाई आर्यभट्ट महान गणितज्ञ एवं अंतरिक्ष विज्ञानी जो पाठ है उसके लेखक का नाम है गुणाकार मूले, जो महाराष्ट्रियन है, मराठी है, बराबर है। और पाठ का प्रकार वैज्ञानिक प्रश्न है। तो ये दो बातें तो आपको याद रखनी ही है। तो आर्यभट्ट के बारे में एक पूरा पाठ में दिया है कि लगभग ये 1500 साल पहले की बात है। समझो 1500 साल पहले की ये सब बात हमें की गई है कि भाई उस टाइम पे क्या था कि अंधविश्वास बहुत था, कि सब लोग बहुत अंधविश्वासी थे। जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि अगर हम लोग जा रहे थे और रास्ते से अगर बिल्ली ने रास्ता काट लिया तो वो लोग पहले सोचते थे कि भाई अशुद्ध हो गया, अभी तो क्या होगा, हमारे साथ कुछ भी बुरा होने वाला है, तो ये काम हम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो ऐसे तो बहुत सारे अंधविश्वास थे पहले के जमाने में। तो आर्यभट्ट ने ये सारे अंधविश्वासों का सामना किया, लोगों को समझाया कि भाई ऐसे अंधविश्वासों में हमें नहीं आना है। और पृथ्वी के बारे में आर्यभट्ट ने बोला था कि भाई पृथ्वी अपनी दूरी के ऊपर भी ऐसे गोल गोल घूमती है, बराबर, सूर्य के आसपास भी घूमती है लेकिन अपनी दूरी के ऊपर भी घूमती है। तो सब लोग हंसने लगे थे कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने वो सब साबित करके दिखाया है। फिर सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में भी आर्यभट्ट ने लोगों को समझाया था कि पहले के जमाने में ऐसी मान्यता थी कि भाई राहु नाम का एक राक्षस आएगा और सूर्य को निगल जाएगा, तो ऐसे सूर्य ग्रहण होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो वो भी लोगों को आर्यभट्ट ने समझाया था। अभी बच्चों आज से हम जब आगे बढ़ेंगे तो आपको हाइलाइटर या बॉल पेन पेंसिल लेके बैठना है अंडरलाइन करने के लिए। आर्यभट्ट अस्मक प्रदेश से पाटलिपुत्र आए थे, तो अस्मक प्रदेश के नीचे आपको अंडरलाइन नहीं करना है और पाटलिपुत्र के नीचे भी। इसलिए बाद में लोग उन्हें अस्मकाचार्य के नाम से जानने लगे थे। तो बच्चों अस्मक प्रदेश से आए थे पाटलिपुत्र। अस्मक प्रदेश से आने के लिए उनका नाम अस्मकाचार्य रखा गया। तो बच्चों अस्मकाचार्य स्पेलिंग आपको 10 टाइम्स लिखनी है और लर्न करनी है, बराबर, ये स्पेलिंग आपको आनी ही चाहिए। यहां आने का उनका असली उद्देश्य था अपने नए विचारों का प्रचार करके लोगों के अंधविश्वास को दूर करना। बच्चों अंधविश्वास की स्पेलिंग भी थोड़ा देख लेना, वो भी लिख के प्रैक्टिस करो। आपको लगता होगा कि आप लोग 8th स्टैंडर्ड में हो, फिर भी मैं स्पेलिंग के बारे में बोल रहा हूँ, लेकिन आपको पता ही है कि हर एक एग्जाम में मैं आपको एग्जाम के बाद आपको मैं डेमो दिखाता हूँ कि भाई देखो ये आपका मार्क कटा है, किसके लिए कटा, तो भाई स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। अस्मकाचार्य बोलना तो आ गया, लेकिन लिखना भी आना चाहिए ना, लिखोगे तो मार्क मिलेगा, बोलने से कोई मार्क मिलने वाला नहीं है ना। तो लिख के ही हमें प्रैक्टिस करनी है। आर्यभट्ट हमारे देश के पहले ज्योतिषी थे जिन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि पृथ्वी स्थिर नहीं है। देखा, हमारे देश के पहले ज्योतिष, तो उन्होंने कहा था कि भाई पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, वो घूमती रहती है। यह अपनी दूरी पर उसी प्रकार चक्कर लगाती है जैसे लट्टू अपनी कील पर घूमता है। लट्टू यानी कि वो टॉप आता है ना, वो कि भाई वो अपनी दूरी पर कैसे गोल 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 घूमता है, वैसे पृथ्वी भी भाई घूमती है, वो स्थिर नहीं है। पृथ्वी अपनी दूरी पर चक्कर लगाती है और आकाश का तारामंडल स्थिर है। जो आकाश का जो सौर सिस्टम, वो तारामंडल जो है ना वो स्थिर है, लेकिन हमारी जो पृथ्वी है वो स्थिर नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे नदी की धारा के साथ नाव आगे बढ़ती है, किंतु उसमें बैठा हुआ आदमी किनारे की स्थिर वस्तुओं को उल्टी दिशा में जाता हुआ अनुभव करता है। हम लोग जब नाव में यानी कि बोट में बैठते हैं और बैठ के आगे बढ़ते हैं, तो जो दूसरी जो जगह है, बराबर, समझोगे भाई पेड़ है, पहाड़ है, वो लोग हमें कैसे देखेंगे, भाई वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं, हम लोग ऐसे जा रहे हैं तो वो लोग ऐसे उल्टी दिशा में जा रहे हैं, वो सॉरी। पृथ्वी भी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है और उसके साथ हम भी घूमते रहते हैं।
इसलिए आकाश का तारामंडल हमें पूरब से पश्चिम की ओर जाता जान पड़ता है। दरअसल यह तारामंडल स्थिर है। तो बच्चों आपको अंडरलाइन यहाँ पे करना है कि भाई पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है ना पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। बच्चों याद रखना है, ये छगन का मगन और मगन का छगन नहीं होना चाहिए। हर बार होता है, मैं आपको समझाता हूं कि भाई पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर नहीं है, याद रखना बच्चों। इसके लिए मैंने अंडरलाइन भी करवाया है। तो बच्चों आज तो स्कूल के विद्यार्थी भी जानते हैं, लेकिन आर्यभट्ट के जमाने में यह एकदम नया विचार था कि भाई पृथ्वी जो है वो ऐसे अपनी दूरी पे घूमती है ना, वो हम लोग तो जानते हैं बराबर, क्योंकि हम लोग पढ़ते आए हैं। लेकिन आर्यभट्ट के जमाने में ये सबको नई चीज लगती थी। हमारे देश में आर्यभट्ट से पहले किसी ने भी यह बात नहीं कही थी। देखा, आर्यभट्ट ने सबसे पहले यह कहा था, उसके पहले किसी ने यह बात नहीं की थी। आर्यभट्ट के जमाने में पुस्तकें भोजपत्रों तथा ताड़पत्रों पर लिखे जाते थे। तो भोजपत्रों और ताड़पत्रों के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, क्योंकि उस टाइम पे ये सब किताब वगैरह सब नहीं था। आर्यभट्ट ने केवल 23 साल की छोटी उम्र में ही एक छोटा सा ग्रंथ लिखा था। तो 23 साल के नीचे अंडरलाइन करना है, 23 यानी कि 23। यह ग्रंथ उन्होंने कविता में लिखा था, बराबर। किसमें, कौन से फॉर्म में लिखा था? तो कविता के फॉर्म में लिखा था। भाषा है संस्कृत, तो संस्कृत के नीचे भी अंडरलाइन करना है कि आर्यभट्ट ने 23 साल की उम्र में एक ग्रंथ लिखा था। वो कविता के फॉर्म में लिखा था और संस्कृत लैंग्वेज में लिखा था। आर्यभट्ट के इस ग्रंथ को कुल 121 कविताएं हैं। याद रखना है 121 पोएम्स अंदर है। हर कविता में 2 पंक्तियां हैं, याद रखना है। हर कविता में 2 पंक्तियां दी है, 2 पंक्तियां हर एक कविता में। पूरे ग्रंथ में कुल मिलाकर 242 पंक्तियां हैं, 242 पंक्तियां संख्या। आजकल इतनी पंक्तियों के केवल 10 पृष्ठों में आसानी से छापा जा सकता है। बस इतना ही बड़ा है आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय। बच्चों 10 पेजेस में भी एक ग्रंथ पूरा हो सकता है, समझो बराबर। 23 साल की उम्र में ग्रंथ लिखना बहुत बड़ी बात है। 23 इयर्स ओल्ड के थे तब उन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, और वो जो ग्रंथ है वो कविता के फॉर्म में लिखा है, संस्कृत लैंग्वेज में लिखा है, और वो ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीय, बराबर है बच्चों। अभी इसके अंदर 121 कविताएं दी गई है, और टोटल मिला के पंक्तियां कितनी होती है? तो 242। बच्चों ये सब याद रखना है, एग्जाम में आएगा, है ना। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, वो दिमाग में बैठा लेनी है। और छगन का मगन और मगन का छगन नहीं होनी चाहिए कि भाई 141 वो कविता है, 242 वो पंक्तियां हैं। ये सब याद रखना है आपको। आर्यभट्ट के समय तक हमारे देश में नए अंकों की खोज हो चुकी थी। शून्य सहित केवल 10 अंकों से सारी संख्या लिखने का यह अद्भुत तरीका हमारे देश में ही खोजा गया है। आज सारे संसार में इसी तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। संसार को भारत की यह बहुत बड़ी देन है। बच्चों 0 और 1 से 9 अंक मिला के हम इन्फिनिट यानी कि असंख्य संख्या लिख सकते हैं, अनगिनत, कि हम लोग गिन भी नहीं सकते। जितनी चाहे उतनी संख्या बना के हम लोग लिख सकते हैं। तो ये सब जो तरीका है ना, वो तरीका भारत ने ही ढूंढ के निकाला था और पूरे विश्व को एक गिफ्ट दिया था। सन 1967 में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो 1967 के नीचे आपको अंडरलाइन करना है, 57 के नीचे पहली बार एक कृत्रिम उपग्रह आकाश में छोड़ा गया और उसे नाम दिया गया आर्यभट्ट। आर्यभट्ट कृत्रिम उपग्रह यानी कि आर्टिफिशियल वो जो सैटेलाइट है वो बनाया गया और उसका भी नाम रखा गया आर्यभट्ट। और कब छोड़ा गया? तो भाई 1957 में। कब छोड़ा गया? 1957 में, याद रखना है। सारे संसार में आर्यभट्ट का नाम गूंज उठा। लोग एक दूसरे को पूछने लगे कौन था आर्यभट्ट।
आर्यभट्ट के बारे में जानने के लिए लोग उतावले हो गए। देखा, जो कोई नहीं जानता था आर्यभट्ट को, वो भी अभी जानने लगा कि भाई ये सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट क्यों दिया गया, आर्यभट्ट कौन था, कैसा था, क्या करता था। तो सब लोगों ने रिसर्च शुरू कर दिया आर्यभट्ट के बारे में। अभी पूरी दुनिया जानने लगी भाई आर्यभट्ट 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 नहीं, आर्यभट्ट, याद रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। आर्यभट्ट का नाम तो मशहूर हो गया, पर अब भी बहुत से लोग नहीं बता सकते थे कि आर्यभट्ट ने किन किन नई चीजों की खोज की थी। आर्यभट्ट ने बहुत सारी चीज की खोज की थी, बराबर है। बहुत सारी चीजें तो अंदर उसका क्या उसको बोलते हैं कि भाई उसको नाम भी नहीं लिखा गया था कि भाई इतनी सारी जो चीजें है वो आर्यभट्ट ने ढूंढी थी, बराबर। उसके बारे में कोई ग्रंथ वगैरह सब भी अंदर नहीं लिखा गया था पुस्तक में। आर्यभट्ट ने विज्ञान की खोज का जो नया रास्ता दिखाया था, हमारे देश के वैज्ञानिक यदि उनके दिखाए मार्ग पर चलते रहते तो संभवतः आज हम बहुत आगे होते। ये भाई आर्यभट्ट ने जो रास्ता दिखाया था वैज्ञानिकों का, वो रास्ते पे अगर हमारे साइंटिस्ट जो है वो आगे बढ़ते तो अब तक तो बहुत सारी चीजों ऐसी फाइंड दूसरी हो जाती नहीं, है ना। मूल्य, सांस्कृतिक मूल्यों का संरक्षण, वैज्ञानिक दृष्टि, अंधविश्वास निवारण, प्रेरणा, प्रोत्साहन, नई सोच, साहस और सच्चाई। तो बच्चों हर एक लेसन में मूल्य बहुत ही जरूरी है कि भाई उसमें से वो पार्ट में से हमें क्या सीखना मिला है, बराबर, हमें क्या मोरल मिला है, क्या मूल्य मिला है। तो बच्चों ये आर्यभट्ट के जीवन से हमें बहुत सारी जानकारी दूसरे भी मिल सकती है। वो इसके बारे में बहुत सारे वीडियो भी है, अगर आप वीडियो देखोगे ना तो भी आपको पता चलेगा कि भाई आर्यभट्ट का जो जीवन था वो बहुत ही प्रेरणादायक था, बराबर। पूरा जीवन प्रेरणादायक है, जिसकी वजह से हम लोग हमारी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। तो बच्चों अगर हम लोग फ्री बैठे हैं तो हमें ऐसे सब सर्च मारना है, आर्यभट्ट के बारे में देखना है, पढ़ना है, सुनना है ना बच्चों, ऐसे करना है। अभी लास्ट पीरियड में हम लोगों ने मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे मैंने आपको लिखने के लिए दिया था, लेकिन अब नेक्स्ट पीरियड में हम लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।